अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कल भी हमने इस हवाले से डिस्कशन की थी और जो उनका शेड्यूल था और वहाँ पर जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उनके हवाले से हमने बात की थी। और आज कुछ जो तफसीलात हमारे तक जो पहुँची हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। जो उनकी तरजीहात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि वहाँ पर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से बड़ा संजीदगी से वो काम करना चाहते हैं। और आज भी जब उन्हें सारी ब्रीफिंग दी गई है उन्होंने ये कहा है कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, उन पे काम मुकम्मल किया जाए। फिर एक हॉस्पिटल का भी उन्होंने इफ्तिताह किया है। ये कल भी हमने कहा था कि तालीम और सेहत जैसे मसाइल बहुत अहम होते हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके जो हैं वहाँ पर इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े हसास ये इलाके हैं तो उस पर हर हुकूमत को ही बहुत ज़्यादा खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। फिर चाइना के साथ जो लिंक बनता है और उसके अलावा सी पैक के हवाले से जो उसकी खुसूसी अहमियत है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको एक बड़ा हसास इलाका बना देती हैं। उसके साथ साथ फिर सिक्योरिटी के जो मसाइल होते हैं वो बड़े अहम होते हैं, उन पर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि जो लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं इन इलाकों में, इन जगहों पर, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी हिदायत भी उन्होंने जारी की हैं और इसके साथ साथ मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी उन्होंने ज़ोर दिया है। जो मुख्तलिफ़ मनसूबे जिनका आज इफ्तिताह किया गया है उसके हवाले से भी बात करेंगे, उनकी तरजीहात के हवाले से बात होगी। ओवरऑल इस विज़िट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और इस वक्त जो मेरे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब। हाफिज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तारिक चौधरी साहब तशरीफ़ फरमा है। तारिक चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वाया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, और शहज़ादा साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर कल भी हमने इस हवाले से बात की थी, आज कुछ उसमें मज़ीद तफसीलात शामिल हो गई हैं और अब हमें जो तरजीहात हैं वज़ीर आज़म साहब की बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। इस विज़िट का जो मकसद था, जो एक्सपेक्टेशन, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी नाहिद हमने इसको डिस्कस किया था। देखिए उनकी तरजीहात और उनका फ़ोकस जो है इस दौरे गिलगित बल्तिस्तान का वो बड़ा वाज़ेह है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, नंबर टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और तीसरा ये है कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान गेटवे है सी पैक का, तो उस लिहाज से सी पैक के हवाले से वहाँ जो सरगर्मियाँ हो रही हैं, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनकी क्या रफ्तार है, क्या सूरत हाल है। तो वैसे भी जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी इलाके में मूव करता है तो उस इलाके में डेवलपमेंट जो है वो तेज़ हो जाती है और उस इलाके में लोगों के मसाइल हल करने में बहुत तेज़ी आ जाती है। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का पहला विज़िट है गिलगित बल्तिस्तान का। इसकी हसासियत अपनी जगह, एक चूँकि हमारा ब्रादर मुल्क चीन के साथ इसके सरहदें मिलती हैं, उसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ भी इसकी सरहदें मिलती हैं। फिर ये गेटवे बन रहा है 3 सूबों के दरमियान। तो इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने जो विज़िट किया है 2 रोज़ा, आज उसका दूसरा दिन था जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वहाँ जो सीनियर ऑफिशल्स हैं उनके साथ मीटिंग्स भी की हैं और आज फिर उन्होंने 2 बातें जो हैं बड़ी वाज़ेह की हैं और उन पर जोर भी दिया। एक तो है मजहबी हम आहंगी, क्योंकि उस इलाके की हसासियत के पेश नज़र वहाँ दुश्मन जो हैं, हमारी दुश्मन क़ुव्वतें, वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करती रहती हैं और वो नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं वहाँ की सूरत हाल से। तो अभी पिछले दिनों भी कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हुए थे और वही दुश्मन क़ुव्वतें ये चाहती हैं कि यहाँ इस इलाके में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो उनको रोका जाए और उस पर रुकावटें पैदा की जाएँ। सही। अब प्राइम मिनिस्टर ने ये वाज़ेह किया है कि एक तो यह है कि इंतशार जो लोग पैदा करना चाहते हैं या माशरे में जो अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, तो ये बड़ी उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि चंद अनासिर को माशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये देखें, ये एक वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल वक्तन फ़वक्तन पैदा करते रहते हैं। दूसरा ये है कि जब उन्होंने हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह किया तो उसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इस इलाके में तरक्याती स्कीमों को ना सिर्फ तेज़ होना चाहिए
बल्कि उनको उनकी जो वक्त पर उनकी तकमील है उसको यकीनी बनाना चाहिए। तो इससे ये हम तवक्को कर सकते हैं कि इस इलाके में जो डेवलपमेंट वर्क्स जारी हैं उनमें तेज़ी आएगी। फिर तीसरा ये है कि सी पैक के हवाले से वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर शाहराह कराकरम की रीमॉडलिंग हो रही है और वहाँ जो शाहराह कराकरम के साथ जो इलाके शिकस्ता हैं उनको बेहतर बनाया जा रहा है। फिर खुंजराब को और पाकिस्तान चीन की बॉर्डर को ऑल वेदर बॉर्डर में मुंतकिल किया जा रहा है ताकि तिजारती राहदारी जो है वो सारा साल खुली रहे, क्योंकि आमतौर पर जब मौसम सरमा शुरू होता है तो वहाँ आमदोरफ्त कम हो जाती है और रसाई जो है मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब कोशिश की जा रही है दोनों मुल्कों की ताउन से कि तिजारती राहदारी को हर सूरत खुला रखा जाएगा और यहाँ से तिजारत जो है उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। तो प्राइम मिनिस्टर के इस विज़िट के ज़रिए हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जब ये विज़िट पाए तकमील को पहुँच रहा है तो उसके ज़रिए ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होगी बल्कि तरक्याती स्कीमें जो हैं जिनके लिए उन्होंने हदायत जारी की हैं कि वो उनको जल्द मुकम्मल किया जाए, उनकी ना सिर्फ जल्द पाए तकमील को पहुँचेंगी बल्कि इसके ज़रिए इलाके में सयाहत और दीगर शोबों में तरक्की का अमल भी तेज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा तारिक चौधरी साहब, सर एक तो हम कल भी बात कर रहे थे तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, ये बुनियादी मसाइल हैं और इन इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है, चाहे पाकिस्तान के किसी भी सूबे में किसी भी हिस्से में आप रहते हो। आज हमने देखा कि गिलगित में एक अमराज़ क़ल्ब के हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया है और OPD का उन्होंने इफ्तिताह किया है। ये बताया जा रहा है कि वाहिद हॉस्पिटल है गिलगित में अमराज़ क़ल्ब का, 4 अरब 60 करोड़ की लागत से तामीर होने वाला ये हॉस्पिटल है, 50 इसके बेड्स हैं। फिर इसके अलावा कराकोरम यूनिवर्सिटी के हवाले से भी जो उनके मसाइल थे वो भी उन्होंने सुना है, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसको भी उन्होंने कहा है कि कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें टैकल करें। एक तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर वो माइनिंग की बात कर रहे हैं, मिनरल्स की बात कर रहे हैं, टूरिज़म की तरफ तवज्जो देने की उनकी ये हिदायत है कि इसको फोकस किया जाए। कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक तो जिस तरह हमारा एक बड़ा तवील बॉर्डर है ना, वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, तकरीबन 2400 किलोमीटर अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ, हम ये बात फरामोश कर देते हैं कि जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है उसका बॉर्डर जो है इंडिया और चीन के साथ मिलता है, हमारा जो अहम तरीन बॉर्डर है। और हम आमतौर पर समझते हैं कि जी गिलगित शायद सिर्फ सैर सपाटा करने की जगह है और सैर सपाटा करने जाएंगे वापस आ जाएंगे। दुनिया की नज़रें इस खिते पर हैं, एक तो चीन के हमसाये होने की वजह से, फिर वो ट्रबलसम एरिया जहाँ चीन और इंडिया की हमेशा आपस में चपकलश रहती है, बाकायदा मसला चपकलश भी रहती है और उसके अलावा वैसे पोलिटिकल जो है वो उनके दरमियान भी वो कश्मकश जारी रहती है। तो वो उसका हमसाया मुल्क है। गिलगित जो है, जो रीजन है वो बिल्कुल उसका हमसाया है, यानी दूसरी तरफ जो है चंद किलोमीटर दूर इंडिया के वो एरिया हैं जहाँ चीन और इंडिया की फ़ौजों की बाकायदा आमने सामने कैफियत रहती है। तो लिहाजा हमें उसको बहुत ज़्यादा अहमियत ज़रूरत है, जितनी अहमियत आज हम दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा। तो जो आप साहब ने बात की कि CPEC का तज़किरा तो हम बहुत करते हैं कि जी गेम चेंजर है, फील्ड चेंजर है, लेकिन उसका जो मेज़बान है जहाँ से उसका आगाज़ होता है खुंजराब से, सोस बॉर्डर से, और फिर जाता है ग्वादर तक, उसका मेजर हिस्सा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरेगा। तो उसकी तरक्की, उसकी डेवलपमेंट और वहाँ पर ऐसा अमन व अमान कि वहाँ एक पत्ता भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के जो अदारे हैं उसकी मर्जी के बगैर ना हिले, तब हम उसको मुकम्मल तौर पर कामयाब समझेंगे। जब अगर वहाँ से चलने वाला ट्रक जो है जो चलेगा वहाँ से जाके ग्वादर तक पहुँचेगा, जब उसको पता हो कि रास्ते में एक भी कोई शर्पसंद अनासर जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त। इन मुल्कों की जो हसासियत है उसकी वजह से ये पहलू बड़ा ज़रूरी है कि साजिशें वहाँ पर जारी रहती हैं मुसलसल। बाज़ औक़ात जो है वो पेश मंज़र पर होती हैं, बाज़ औक़ात पस मंज़र में होती हैं, जिनको हमारे अदारे जो हैं टैकल करते रहते हैं। अगर हमने सेंट्रल एशिया के साथ रवाबत बनाने हैं और दूसरी तरफ जो है हमने ग्वादर के पार मशरक़ वसत तक जाना है, तो ये दरमियानी हिस्सा जो है उसको बिल्कुल मिसाली एरिया होना चाहिए। फिर जब भी हम शो केस करते हैं पाकिस्तान को टूरिज़म के हवाले से, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसका 65-70% जो एरिया है या उसका जो चंक है वो गिलगित बल्तिस्तान है हमारे पास दिखाने के लिए दुनिया को। बाकी ठीक है कि जो हमारा लाहौर है, हमारा कराची है, हमारे तारीखी इलाके हैं, लेकिन जो हमारे जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डेवलप नहीं करेंगे, उसको हम मजबूत नहीं करेंगे, महफूज नहीं करेंगे, तो फिर कैसे जो है वो उसको हम शोकेस कर सकेंगे। डोमेस्टिक टूरिज्म में इजाफा हुआ है, लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उसको लाने के लिए मिसाली इक़दाम करें। फिर ये आपने देखा होगा कि आज उन्होंने अमराज़ क़ल्ब का दौरा भी किया, उन्होंने कल दीगर जगह ब्रीफिंग ली। एक बड़ी अहम अदारा है वहाँ, कैडो बोलते हैं उसको, कराकोरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज उसकी ब्रीफिंग थी।
जिसमें बड़ी वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उनको वो लुक आफ्टर करती है और उसी के ज़रिए से सारे मनसूबे आगे बढ़ते हैं। उसको उन्होंने बात की कि इसको मजबूत करे। तमाम मनसूबे जो हेल्थ के हों, जो एजुकेशन के हों या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, वहाँ बिजली की कमी है, वो दूर करनी है। इसलिए कि वहाँ अगर बिजली नहीं होगी तो फिर टूरिज्म और सनत वगैरह जो है वो कैसे दूर होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे जिसके लिए सरबराह मुमलकत जो है जब वो जाता है तो फिर सारे इदारों को उसमें वो सेंसिटिविटी जो है पैदा होती है और काम तेज़ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो रोज़ा इतनी मसरूफियात में जब जाहिर है वो मुल्क में डेवलपमेंट के लिए, मैशत के लिए दिन रात दिन रात जो है काम जारी है, लेकिन इसके बावजूद 2 दिन वहाँ ठहरना इस बात का सबूत है कि गिलगित बल्तिस्तान का हमारे नॉर्थ की हमारी हुकूमत और हमारे जो अदारे हैं उनकी नज़रों में कितनी अहमियत है और कितना ज़रूरी समझते हैं कि वहाँ जो कुछ आज तक कंसीव किया है उसको कैसे पूरा करना है और फिर आने वाले दिनों में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये एक ऐसा हमें काबिल फ़ख्र एरिया है जहाँ एजुकेशन का जो लेवल है, जो रेशो है, बहुत से सेटल्ड एरिया, बड़े जो मॉडर्न एरियाज़ हैं, पॉश एरिया, बड़े शहर हैं, वहाँ से भी ज़्यादा है। यानी वहाँ के लोगों की तालीम से जो दिलचस्पी है और जितने आला दर्जे के डॉक्टर वहाँ से पैदा होते हैं हमारे दीगर इदारों पढ़ के, उन लोगों को अगर आप मज़ीद उनको मजबूत करेंगे, वहाँ उनकी सहूलियात फराहम करेंगे, वहाँ उनको जॉब की सहूलतें देंगे, वहाँ उनको सारी वो इंटरनेट की और जदीद दौर की सहूलतें होंगी, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। ठीक है शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर मैं पाऊंगी ओवरऑल निगरान हुकूमत की जो तरजीहात हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं टुवर्ड्स गिलगित बल्तिस्तान? वज़ीर आज़म साहब 2 दिन के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, किन किन एरियाज़ में आपको वहाँ पर पोटेंशियल नज़र आता है और क्या आप ये समझते हैं कि जिन एरियाज़ को फोकस किया जा रहा है वहाँ वाकई ऐसा पोटेंशियल मौजूद है कि मकामी आबादी उससे फ़ायदा उठा सकेगी, अमन ओ अमान के मसाइल हल हो सकेंगे, जो मकामी लोग हैं उनको फाइनेंशियली बेहतर तरीके से जो है इंगेज किया जा सकता है, रोज़गार उनको दिया जा सकता है? थैंक यू जी। देखिए उन्होंने तो दो रोज़ा अपने उसमें जो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी, एक तो उन्होंने जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको पूरा एश्योर किया। उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं और आप पॉलिटिकल प्रोसेस को मज़ीद मजबूत बनाएं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि लैंड आपके पास बहुत है, एग्रीएबल लैंड जो है उसको आबाद करें और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, बजाय इंस्टेड ऑफ उन्होंने कहा कि सब्सिडी पे जो है आप डिपेंडेंट हो। सब्सिडी जो है वो आर्जी चीज है, वो तो खत्म होने वाली है, लेकिन आप जो है मिनरल्स जो है रिसोर्सेज आपके हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आपके हैं उस पे, और आपकी जो मईशत है उसको ज्यादा मजबूत आप करें इससे एग्रीकल्चर के। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि इस वक्त सियासी तौर पर क्या स्नैरियो हमें आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, JUI के हवाले से, जमात इस्लामी, तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त क्या सोच रही हैं। कुछ नई पार्टीज़ भी हमने देखा कि पिछले दिनों बनी हैं। तो अब ये सारी जो सियासी सफ़बंदी है वो किस तरह से होगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हम करेंगे सीट एडजस्टमेंट, ना तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, पंजाब में सोलो फ्लाइट। बहरहाल चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी। लेकिन पहली जो बड़ी खबर है हाफिज़ साहब, उसकी तरफ पहले मैं चाहती हूँ कि बात हम करें। कल जो ऐलान किया गया है 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ डेट्स दी जाती रही हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद ज़्यादा संजीदगी से कि शायद वो 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। आपको क्या लगता है वापस आएंगे, और उसके बाद का मंजर हम देखिए नाहिद, एक तो इम्पैक्ट होगा? ये जो गोमगो की कैफियत थी कि मियाँ साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये तो ख़त्म हो गई। ठीक है। और ये जो डेट अनाउंसमेंट हुई है इसके ज़रिए ये बात भी तय होती नज़र आ रही है, और लोग ना सिर्फ पूरे एतमाद बल्कि पूरी यकीन भी हैं कि अब इलेक्शन होंगे, क्योंकि बाज़ अनासिर ये इबाहम पैदा कर रहे थे कि शायद इलेक्शन ही नहीं होंगे। लेकिन मियाँ साहब की वापसी से ये बात भी नज़र आने लगी है, और मतलब जो है बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मुल्क जो है इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है। ठीक है। और यही बात जब कल उनकी अनाउंसमेंट आई है उसमें इलेक्शन कैंपेन की बात भी हुई है,
उसमें इलेक्शन और वहाँ एक तवील मीटिंग्स का सेशन जो है चलते रहे हैं। उसमें पार्टी क़यादत भी मौजूद थी उनकी। उससे पहले आसिफ अली ज़रदारी के साथ अबू धाबी में मुलाकातें हुई हैं। उससे पहले मियाँ साहब जो हैं वो कतर और सऊदी अरब भी जा चुके हैं, वहाँ की लीडरशिप से भी मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की है उनकी लीडरशिप से और यूएई की लीडरशिप से कि हम मुल्क को मुआशी तौर पर बहरानों से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए उनके जहन में एक बड़ा तस्वुर 4 साल हो जाएंगे मियाँ साहब की बैरून वतन जब से गए हैं। 2019 में गए, 2019 नवंबर में गए थे और तकरीबन अक्टूबर में उनकी वापसी है। 4 साल हो जाएंगे। तो 4 साल के बाद जब वो आएंगे पाकिस्तान में तो यकीनन एक बदला हुआ पाकिस्तान होगा, क्योंकि उस वक्त एक पाकिस्तान टेक ऑफ करने की पोजीशन में था मुआशी तौर पर। और उसके बाद जो हालात पैदा हुए, जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, कुछ अदालती फैसले ऐसे आ गए जिसकी वजह से मुल्क बहरानों का शिकार होता चला गया। ठीक है। तो अब देखें, अब चूंकि मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं या मुल्क इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है और उसमें हम देख रहे हैं कि नई सफबंदियाँ हो रही हैं और नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं। और उसमें जो एक कलीदी रोल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों का भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर इसका असर आप क्या देखते हैं? क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो खुद जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं वो तस्लीम करते हैं कि कुछ गलत फैसले हुए या मुश्किल हालात थे जिनकी वजह से जो है वो पॉपुलैरिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी असर होगा मियां साहब के वापसी का? नहीं, देखें ये जो तासुर है कि महंगाई की सूरत हाल है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी जो है मुतासिर हो सकती है, या जो दीगर अदालती फैसले आते रहे हैं एक ख़ास जमात के हक़ में, उसकी वजह से मुस्लिम लीग की नून की पॉपुलैरिटी पर असर पड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के और PMLN के क्रेडिट में पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ मौजूद है। देखिए 2014 में जब PMLN को इक़्तिदार मिला है, मई में इलेक्शन हुए हैं, जुलाई में CPEC का मुआहदा हुआ और सदर शी जिनपिंग ने सितंबर में आना था, लेकिन यहाँ बदकिस्मत धरना आ गया और धरने की वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन $60 बिलियन की जो सरमायाकारी के मंसूबे थे वो मियां नवाज शरीफ के दौर में ही तय हुए थे और ये उस वक्त तय हो गया था। पहला फेज शुरू हो गया था। उनकी शख्सियत का असर होगा, आप ये कह रहे हैं कि उनकी शख्सियत का बहुत असर होगा और इलेक्शन जाहिर है कि इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है उन्होंने। इलेक्शन कैंपेन को जब मियां साहब मौजूद होंगे यहाँ पर इलेक्शन को लीड करेंगे तो यकीनन उसका एक पॉलिटिकल जो सियासी मंजरनामा है उस पर एक गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि मियां साहब ने एक जो अहद गुजारा है यहाँ पर सियासी अहद, तो वो अपने तजर्बात की रोशनी में भी और पाकिस्तान की सियासी और माशी मंजरनामे को बहुत करीब से जान रहे हैं और उस हालात से निकलने का रास्ता भी बता रहे हैं। अब उनकी जो सियासत आ रही है उसमें देखना ये होगा कि वो जो बयानियां लेकर आ रहे हैं, सर मैं उसकी तरफ फिर आऊंगी, उस पे हम जो बयानियां ला रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी, बिल्कुल इस पे हम बात करेंगे। अभी तारिक चौधरी साहब को मैं शामिल करती हूँ। सर ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, क्या सियासी मंजरनामा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से? कितना पॉजिटिव होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब खुद अपने लोगों के दरमियान में होंगे, उनका वोट बैंक रिवाइव होगा? इस वक्त जो मुश्किल फैसले किए गए, जो सारे हालात रहे, उससे डैमेज तो हुआ है, नो डाउट इन इट। देखिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत के एक बड़े अजीबोगरीब किरदार हैं। सबसे लंबे अरसे से वो सियासत में है और सियासत में रेलिवेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान जो है वो 30 सालों से ज़्यादा अरसे से सियासत में हो। 1983 में वो एक आम वज़ीर बन के पंजाब की काबीना में आए थे और उसके बाद से आज तक, आज की तारीख तक वो इक़्तिदार में हों, वो अपोजिशन में हों, वो जलावतनी में हों, वो जेल में हों, वो मुश्किलात का शिकार हों। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और आज भी वो अपनी पूरी तवानाई, पूरी मकबूलियत के साथ और क्रेडिबिलिटी के साथ, देखिए मकबूलियत और क्रेडिबिलिटी में बड़ा फ़र्क होता है। बाज़ लोग पॉपुलर होते हैं, क्रेडिबल नहीं होते। मियां साहब के बारे में उनका वोटर, उनका सपोर्टर या वो लोग जो उनसे तवक्कुआत करते हैं कि जब वो आएंगे तो फिर वो चीज़ों को बेहतर कर देंगे, वो हमेशा करते हैं कि मियां साहब ने जो कहा, मियां साहब ने जो भी कहा, मसला देखा ना 2013 में जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी दही इलाकों में, और जो हमारे दही हल्के, जो शहरी हल्के थे, इलाके थे, उसमें 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उन्होंने अपनी टीम के साथ काम किया। और जो वो लोड शेडिंग आज 1 घंटा 2 घंटे होती है। महंगाई ज़रूर हुई है, बिजली के नर्ख हुए हैं, उसकी वजूहात बेतहाशा हैं, नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, उन पर हम डिस्कस भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जब वो मियां साहब तशरीफ़ लाएंगे अगले महीने अक्टूबर की 21 तारीख को, तो
एक मरतबा फिर उनके पास मौका होगा कि अपनी पुरानी परफॉर्मेंस जिसको उन्होंने हमेशा मिट्रलाइज करके दिया, सिर्फ दावे नहीं किए, और आने वाले दिनों में उन्होंने इन मुश्किलात का हल जो है वो किसके पास और क्या है। हर बंदा आप देखें मैदान में, वो कहते हैं कि जो उनके मुखालिफ भी हैं वो कहते हैं कि यार मियाँ जब आता है तो कोई प्रोजेक्ट साथ लेके आता है, मोटरवेज के प्रोजेक्ट हों, सी पैक का प्रोजेक्ट हो, पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हों, कोई येलो कैब का हमारे यहाँ कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो जो 136 नंबर के वैगन है उसके अलावा भी इस मुल्क में कोई सवारी हो सकती है। किस तरह से इस शहर में आपके सामने यहाँ से गुजरती है वो मेट्रो, जिसके बारे में शुरू में लोगों ने कहा कि जंगला बस है, लेकिन आज मुल्तान में, लाहौर में, कई बड़े शहरों में लाखों लोग हर रोज़ जो है वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो वो हमेशा इनोवेशन लेके आते हैं पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में, इंतखाबी मुहिम में, और फिर उसको वो कोशिश करके लीड करके उसको वो जिसे कहते हैं ना कि आप अपना सपने की तबीर हासिल करते हैं। तो सियासी सपना जो है उसको मुश्किलात हैं उनके जहन में, उनके रास्ते मुश्किलात क्या हैं कि उन्होंने एक मरतबा फिर एक लीगल कोर्स से गुजरना है। जब वो लैंड करेंगे उनके सामने रुकावटें हैं, उनके सामने वो एक ताहियात नाहली वाली रुकावट है जिस पर मुख्तलिफ वकला की राय मुख्तलिफ है। फिर उन्होंने एक अदालत में पेश होना है, चूँकि वो एक प्लेज करके गए थे कि मैं इतने दिनों में वापस आऊँगा, फिर वो नहीं आ सके बावजूद, तो जब वो आएंगे सरेंडर करना पड़ेगा, जमानतें हासिल करनी पड़ेंगी, फिर उन्होंने बरी होना है केसों से, यानी उन्होंने कॉन्टेस्ट करना है बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये सारी रुकावटें उनके पास हैं, रुकावटें ज़्यादा हैं, वक्त बहुत कम है। देखो ना, इलेक्शन का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि इलेक्शन सिर्फ एक तारीख का नाम है, यानी कोई तारीख दे दे, फर्ज कर लीजिए 6 नवंबर है, तो आपने उस तारीख पर लैंड तो नहीं करना होता, उससे पहले भी प्रोसेस है, उससे पहले बहुत इलेक्शन मुहिम चलनी है, उससे पहले हल्का बंदियां होनी है, उससे पहले लिस्टें बननी है, उससे पहले प्रोसेस का आगाज होना है। तो इलेक्शन का प्रोसेस देखिए 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर को उन्होंने ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म कर देना है, तो इसका मतलब उसके बाद 54 दिन चाहिए होते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो वो जनवरी का आखिरी हफ्ता या फरवरी का पहला बनता है। तो मियाँ साहब के आने का मतलब ये है कि इलेक्शन हो रहा है। ये जो अभाम था कि होना नहीं होना, बिल्कुल ठीक कहा साहब ने कि ये बात तो वाज़ेह हो गई, ये तो मैसेज आ गया। अब इसी अरसे में उन्होंने कैंपेन भी करनी है, इसी अरसे में अपने आप को क्लियर भी करना है और अदालतों का सामना करके उन्होंने फील्ड में भी आना है। तो मुश्किलात भी हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि जो एक ऑप्टिमिज्म है उनकी पार्टी का, उनके कारकुनों का, वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा शहजादा जुल्फिकार साहब, सर आप इस सारे प्रोसेस को किस तरह से देख रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आते हैं, फिर क्या एक सिनेरियो होगा? जिस तरह से तारिक चौधरी साहब ने भी कहा कि जो बहुत सारे और भी उनके मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे निपटेंगे, फिर कैंपेन है, फिर ओवरऑल जो है उसका इम्पैक्ट उनकी पार्टी पे बड़ा पॉजिटिव होगा। ये सारी चीज़ें कितनी चैलेंजिंग होंगी उनके लिए? देखिए, मैं तो देखता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज उनको ये है कि पीपल्स पार्टी कुछ ज्यादा पंजाब में कोई इस तरह उनका वोट बैंक इस तरह नहीं है। साउथ पंजाब में थोड़ा बहुत जरदारी साहब ने कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कुछ ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, आईपीपी वहां आ गई ऑलरेडी, तो ज्यादा उनको उम्मीद नहीं है। वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं सिंध पर, बलूचिस्तान पर थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है। जो मेन बैटल है वो पीटीआई और नून लीग है। अब जाहिर है आम आदमी को कन्विंस करना है उन्होंने कि ये महंगाई हमारी वजह से नहीं है, महंगाई पिछली हुकूमत के वो गलत फैसले थे जिसकी वजह से महंगाई। ठीक है। दूसरे नंबर पर महंगाई हुई है उस वजह से कि इंटरनेशनली आप देखें हर जगह जो है कीमतें बढ़ी हैं और महंगाई हुई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। ये सारे उनको वोटर्स को बताना है, पंजाब के लोगों को बताना है, आम आदमी को बताना है। अगर वो इसको कन्विंस करने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत ही उनके लिए बेहतर एक है। दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ देखें एक अहम ऐसे सियासतदान है कि उनका आना ही लोगों में एक तवक्कुआत को, और जो उनकी तवक्कुआत हैं वो उनको पूरा होते हुए नजर आता है। ठीक है। वो ये कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन बिल कोई वो पोस्टपोन बड़े अरसे के लिए नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन होंगे अपने उसमें। जरूर है कि वक्त पर वो नहीं हुए, इसलिए कि एक सीसीआई की एक फैसले हैं उसको भी देखना है और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। और दूसरी बात यह है कि मैदान जंग जो है जबरदस्त सजेगी। एक ऐसा मुकाबला होगा कि वो 3.5 साल के लोगों का और ये 16 महीने का, और उनको बताना है कि क्या इनका नैरेटिव होना है। तीसरी बात यह है कि एक चीज तय पा गया है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं। जी बिल्कुल, और ना ही आईपीपी के साथ। पीडीएम के जो बड़े हैं और मौलाना फजलुर रहमान जो हेड है
उन्होंने भी अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में किया कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई वो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि दूसरे अलायंसेस बनेंगे। पीपल्स पार्टी और पीटीआई से वो किस तरह कुर्बत इख्तियार करते हैं, क्या उनके रास्ते आपस में वो मिलाने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अच्छा, कौन सी JUI और नून लीग ने कह दिया। शहजादा साहब, मुख्तसरन आपने जो इशारा किया कि और अलायंसेस बन सकते हैं, कौन से अलायंसेस आपको नजर आ रहे हैं कि जो बन सकते हैं? देखिए, अलायंसेस इस वक्त आप काफ लीग जो है, चौधरी शुजात साहब जो है, उनके बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग होते हुए नजर आ रही थी। और जिस तरह से पिछले कई अरसे में कुछ, क्योंकि चौधरी शुजात साहब का एक असर है पॉलिटिक्स में और उनका असर है कुछ हल्कों में, जहां जहां उनके वो सीट एडजस्टमेंट में वो जा सकते हैं। ठीक है। और अगर उनके उस तरह अलायंसेस बन गए और इसी तरह नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा में अलायंस बन गया उनके JUI के साथ, JUI और नून लीग का बलूचिस्तान में अलायंस बन गया, जो बहुत हद तक मुझे मेटेरियलाइज होते हुए नजर आता है। अगर ये बन गया तो इसका मतलब ये है कि चीजें इनके हक में होना शुरू होंगी। ठीक है, वक्त ठीक, ये बिल्कुल मैं उससे नहीं कहता, बिल्कुल हतमी चीज नहीं है, क्योंकि चीजें सियासत में रोज बरोज जब इलेक्शन शुरू, उनका शेड्यूल ऐलान होगा और इनके जलसे और एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, तो उस वक्त चीजें चेंज होना भी शुरू। ठीक है, ठीक है। मैं अब हाफिज साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो हम नैरेटिव की बात कर रहे थे, मुमकिना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी बयानिया क्या हो सकता है? कुछ खबरें ये चल रही हैं कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई वो आवाम को बताएंगे, ऑन बोर्ड लेंगे, फिर ख़वातीन को, यूथ को जो है वो फोकस किया जाएगा। फिर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मियाँ साहब ने जिनको लेकर चले, आप भी उनके हवाले से बात कर रहे थे, इशारा कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें हैं, इनसे मिलाकर एक बयानिया नज़र आएगा, ऐसा ही है? देखें, मियाँ साहब के साथ एक बड़ी पुख्ता और बहुत तजर्बाकार टीम मौजूद है, जिसने दो तरह के नैरेटिव बनाए। एक नैरेटिव होगा जो आम जलसों में इस्तेमाल होगा, जिसमें उनकी जो कामयाबियां हैं उनके दौर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हों, तवानाई के बहरान को दूर करने के हवाले से हों, या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से, या उनके साथ रवा रखी गई नाइंसाफ़ियाँ हों, इस हवाले से उनकी एक नैरेटिव सामने आएगा। दूसरा एक नैरेटिव और तैयार हो रहा है जो मंशूर की सूरत में सामने आने वाला है। उसमें नेशनल इश्यूज़ हैं, वो नेशनल इश्यूज़ होंगे जो मियाँ साहब अपनी तकरीरों में भी बयान करेंगे और मंशूर का हिस्सा भी होंगे, जिसमें ये प्लेज किया जाएगा कि अगर मियाँ साहब दोबारा इक़्तिदार में आते हैं या PMLN को दोबारा इक़्तिदार मिलता है तो वो इन मामलात को फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दाम करेगी। उसमें सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का, ये सब जानते हैं कि इकॉनमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि इकॉनमी की रिवाइवल कैसे हो और उसके लिए क्या तरीक़ेकार अख्तियार किए जाए और इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान में मुआशी पॉलिसियों का तसलसल जो है वो यकीनी तौर पर बरकरार रहे। दूसरे जो मसाइल हैं जिस पर मियाँ साहब पहले भी अमल करते रहे हैं, तवानाई का, वो इशू दोबारा डिस्कस हो रहा है और वो मंशूर का भी शायद हिस्सा बनाया जा रहा है। तीसरा जो उनके मंशूर का हिस्सा है वो है पाकिस्तान के आबी ज़खायर की कमी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हाइडल बिजली जो है वो कम पैदा हो रही है और पाकिस्तानी लोगों को बहुत महंगी बिजली जो है महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही है, तो जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और पाकिस्तानी अवाम जो है बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार हैं। और इसी तरह से जो एक अहम मसला है वो है एजुकेशन के हवाले से कि मुल्क में एजुकेशन जो है वो बहुत महंगी हो रही है और दो तरह का निज़ाम की वजह से यहाँ पर एजुकेशन के मामलात जो हैं पेचीदा हो रहे हैं। एजुकेशन को की एक्सेस जो है वो बच्चों, देखिए 2.5 करोड़ बच्चे, ये बहुत बड़ी तादाद है कि वो स्कूलों से बाहर बैठे हुए हैं। हमें अपनी शरह खानगी को बेहतर बनाना है। अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो पाकिस्तान को एक डिजिटल पाकिस्तान बनाना होगा। ये मंशूर का हिस्सा होगा जो PMLN जो है एक नया जो नैरेटिव तैयार कर रही है, नेशनल नैरेटिव, उसमें शामिल किया जा रहा है कि हम अपने नौजवानों को इस काबिल करेंगे कि वो पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगले 25 साल इन नौजवानों के पास है और अगले 25 साल में इन नौजवानों ने पाकिस्तान को लेके जाना है। इसलिए फोकस जो होगा वो ख़वातीन और नौजवान होंगे और यही वजह है कि ख़वातीन को के लिए इनकी एम्पावरमेंट के लिए कुछ नए जो है वो तजावीज़ भी सामने आ रही हैं और इसका ऐलान जो है मेरा ख्याल है मियाँ साहब अपनी तकरीरों में ज़रूर करेंगे। ठीक है चौधरी साहब, अगर आप इस पर कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करना चाह रही हूँ आपसे कि रिपोर्टेडली जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक, जो बयानात भी बल्कि हम सुन रहे हैं
कि बिलावल भुट्टो साहब कुछ और फरमा रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब कुछ और बात कर रहे हैं, तो कुछ वहाँ पे भी हमें ज़रा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ये वाकई हकीकत में मौजूद है ये मसला दोनों के दरमियान, या फिर वो ये भी बात हो रही है गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है, और फिर वो इलेक्शन के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पर होने चाहिए। जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने ये भी कहा है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। कौन सी जमात है जो इस वक्त चाहती है कि इलेक्शन ना हो? मैंने अभी किसी जमात के मुंह से नहीं सुना कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। कोई जमहूरी जमात ऐसी नहीं है जो इलेक्शन से डिनाई करे, कम से कम पब्लिकली नहीं कर सकती। सही है। अगर वो करेगी तो फिर वो कौन सी जमहूरी जमात है जो कहेगी मैं इलेक्शन प्रोसेस में नहीं जाना चाहती। बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब जो ज़ाहिर बड़े सीजनड आदमी हैं और बड़े ही ठंडे मिजाज के आदमी, उनको पता है कि जो आइनी हसासियत क्या है, नज़ाकतें क्या हैं। उनको पता है कि उनकी जमात के 2 बल्कि 3 वज़रा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में बैठे थे, सईद खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब और मुराद अली शाह साहब। वहाँ उन्होंने एक फ़ैसला किया और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फ़ैसले के बाद बड़ी एक मुश्तरका तौर पर इलामिया आया जिसमें कहा गया कि हमने डिलिमिटेशन करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिलावल साहब ने अचानक एक नुक्ता नज़र और लिया, उसकी 2-3 वजूहात हैं। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक वजह यह है कि उनका ये ख्याल था कि चूँकि एक जमात जो है जो 3.5 साल हुकूमत कर चुकी है पाकिस्तान में, वो चूँकि सियासी तौर पर इंतशार का शिकार है, तो वहाँ से जो लोग टूटेंगे उनकी बड़ी तादाद बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और साउथ में जिसका जिक्र कर रहे थे शाहजाद साहब, वो उनकी तरफ बड़ी तेज़ी से आएगी। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजूहात और भी हैं, हो सकती हैं। उनकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए। कुछ इस्तेकाम पार्टी में चले गए, कुछ काफली में चले गए, कुछ उधर बन गई पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। तो एक तो वहाँ उनको कोई ख़ास तौर पे कोई उनकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा राग़िब नहीं हुए पॉलिटिशियन बड़े बड़े। वो पॉलिटिशियन जब वो किसी जमात में जाते हैं तो लोग समझते हैं कि हवा का रुख इस जमात की तरफ आ रहा है, तो वो मैसेज नहीं आया अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इस वक्त जो एसेट है वो सिंध है, सिंध की पॉलिटिक्स है। जब भी बैटल फील्ड लगता है तो आखिर में फिर उनकी कोशिश होती है कि अगर हम पंजाब या और कहीं मैटर ना करें तो हम कम से कम सिंध को बचा लें, तो बचाने में कामयाब हो जाते हैं हमेशा। यानी पीपल्स पार्टी 15 साल हुकूमत की है। जब वो बात करते हैं, आज कर रहे थे जी कि लोग पूछते हैं कि महंगाई क्यों होगी, तो 15 साल की हुकूमत का जवाब क्यों नहीं देते बिलावल साहब। अच्छा चलो ये बात भी बाद में कर लेंगे। अब सिंध में मुस्लिम लीग नून, JUI, GDA और MQM का एक रिपोर्टेडली इत्तेहाद डेवलप हो रहा है। अभी वो किसी शक्ल में नहीं आया, लेकिन बातचीत हो रही है। इस पे इसकी तस्दीक कर चुके हैं बहुत से लोग कि हमारी बातचीत जारी है। अगर सिंध में ऐसा अलायंस बन गया जिसके बनने की सूरत नजर आ रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इतना टफ, इतना आसान नहीं होगा। फिर एक तीसरी सूरत हाल है जिसकी तरफ वो क्यों बार बार कह रहे हैं कि जी डिलिमिटेशन से पहले इलेक्शन करा रहे हैं। लगता यूँ है कि जब ये डिलिमिटेशन होगी तो जो अर्बन और सिंध की जो डिवाइड है वो इतनी बराबर करीब आ जाएगी कि पीपल्स पार्टी को जो रूरल सिंध की पॉलिटिक्स है वहाँ मुश्किलात होंगी। ठीक है। इसलिए भी बड़ा एजिटेट कर रहे हैं। तो बिलावल साहब की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एजिटेट कर रहे हैं मुसलसल, उसके पीछे 3-4 वजूहात हैं जो मैंने अर्ज की हैं। तो अच्छा, वो दरमियान में असल कोई इख्तलाफात नहीं है? नहीं, ये भी जरा थोड़ा सा बता दीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट डिफरेंट आ रही है। वो डिफरेंट इसलिए नहीं आएगी, आप कल देख लीजिएगा, कल उनकी CEC का इजलास लाहौर में, वो दोनों इकट्ठे बैठ के उसको चेयर करेंगे। अब देखें ना, अगर CEC ने वो वैसे कह भी रहे हैं, पता नहीं किसी उस पे कि जुमेरात तक का इंतजार कर ले, चीजें क्लियर हो जाए। कल इजलास है ना उनकी CEC का, इसलिए मैं अर्ज करूँ कल जुमेरात है कल। हाँ जी, कल जुमेरात है। अच्छा शहजादा जुल्फिकार साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सिंध में जो एक मुमकिन तौर पर इत्तेहाद बन सकता है तो बड़ा टफ टाइम होगा उनके लिए। सिंध पे ज़ाहिर हमेशा से उनकी हुकूमत रही है, उनका होल्ड रहा है। पंजाब में भी फिर वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो उनको लग रहा था कि शायद वहाँ पे अपनी स्पेस एक अच्छी उनको मिल पाएगी, लेकिन बज़ाहिर चीज़ें वहाँ पर भी कोई इतनी उनके लिए आसान नज़र नहीं आ रही हैं। तो फिर इस वजह से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये जो एजिटेशन की बात कर रहे हैं तारिक चौधरी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये कह रहे हैं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे वो। देखिए मेरे ख्याल में अब तो जब ये ऐलान हो गया मियां नवाज शरीफ साहब का, मेरे ख्याल में उनको क्लियर एक मैसेज भी हो गया कि मिल गया कि इलेक्शन बिल्कुल होने जा रहे हैं और बहुत सीरियस है, वरना मियां साहब नहीं आते। ठीक है। दूसरा ये है कि प्रेशर भी तो बनाना है ना, प्रेशर भी तो एग्जर्ट करना है कि ताकि कोई ना कोई रास्ता निकले। तीसरी बात यह है कि देखें, अगर आप पीपल्स पार्टी की शुरू कोई 8 या साल पहले एकदम बलूचिस्तान में और एक लोग शामिल होना शुरू हो गए थे, एक मैसेज चला गया था और लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि पीपल्स पार्टी वफाक में भी हुकूमत बनाएगी, और खुद क्योंकि लीडरशिप बहुत एक्टिव हो गई थी और सारा कुछ ऐसा लगा।
अब वो 3 लोग 4 लोग चले गए जो मेन लोग थे, जो फार्मर आपके गुजरा थे और एमपीए थे, वो चले गए। और जाने के बाद जनाब उन्होंने वापस पछता रहे हैं, भाई क्या हुआ, क्यों आप जा रहे हैं? उन्होंने कहा हमें तो गलत मैसेज मिल गया था और हम तो गलत तरीके से चले गए, अब तो हम सोच रहे हैं वापस आने के शुरू में। तो शुरू में ये जरूर एक वो था, लेकिन आगे चलते चलते चीजें लोगों को क्लियर होना शुरू हो गई। और जब चीजें क्लियर होना शुरू हो गई और बहुत से डेवलपमेंट हुए, उसमें पता चला कि पीपल्स पार्टी ने शायद कार्ड्स ठीक नहीं खेले हैं, शायद उनका ख्याल था वो है। तो तज़बज़ब का शिकार तो पीपल्स पार्टी है। तो उन चीजों को अगर उसकी मुखालफत करे, वो आगे चलकर उनके लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। और साथ में एक इत्याद भी टूटता हुआ नजर आ गया, बल्कि टूट गया कि आज खुद मौलाना साहब कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो को पता नहीं है चीजों का, तो वो और हम अलायंस करेंगे भी तो जीडीए के साथ अलायंस करेंगे। तो ये इस तरह की चीजों का मेरे ख्याल में खुद भी शायद उनको एक इदराक इस चीज का है। अब क्या तो इस आते आते इस इलेक्शन के करीब आते आते क्या चीजें उनको मिल सकती हैं, किन के साथ उन्होंने एहतियात करना है और किन को उन्होंने मनाना है। देखिए हरफे आखिर नहीं है, ये हरफे आखिर नहीं है। हो सकता है कि वो रास्ता दोबारा निकाल के दरमियान में कुछ लोग पढ़कर ये रास्ता निकालें कि चले हम एक लूज अलायंस कर सकते हैं, उसमें आपको भी कोई नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान हो। अगर हम एक दूसरे के साथ अलग करके इलेक्शन, तो उन लोगों को फायदा होगा जो पिछले कुछ अरसे में जिन्होंने बकौले उनके मुल्क में तबाही फेरी है। तो बेहतर यह है कि उनका रास्ता रोकने के लिए क्या ये बेहतर नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे की मुखालफत ना करें, अलायंस भी ना करें, लेकिन हम दूसरे को वो कहते हैं ट्रुथ है नेल जो है वो उस तरह की हम आपके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ आरा ना हो, तो एक दूसरे को हम फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये है। और जरदारी साहब भी कोशिश करेंगे, सिंध में तो उनका बिल्कुल ये है, लेकिन जाहिर है अगर जीडीए स्ट्रांग होती है और जीडीए के साथ दूसरे लोग अलायंस होते हैं तो एक एंटी पीपल्स पार्टी एक इत्याद हो, तो उनको कुछ ना कुछ। और जिस तरह पीपल्स पार्टी फर्स्ट टाइम अर्बनाइज एरिया में दाखिल हुई है और उनका एक ख्वाब था वो उन्होंने पूरा हो गया उनका। और साथ में एमक्यूएम के क्या स्ट्रेटेजी होती है, एमक्यूएम किस लोगों के साथ जाते हैं, क्या पीपल्स पार्टी के साथ वो अलायंस कर कर इलेक्शन में जाते हैं, या वो इस तरह कोई काम करते हैं जिससे जो है वो एंटी पीपल्स पार्टी के अलायंस में जाते हैं। जमात इस्लामी उधर जाती है, जीडीए उधर जाती है, पीटीआई उधर जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक उसका देखना यह है कि उसका असर जरूर पड़ेगा। तो अपने घर में उनके लिए अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर दूसरे सूबों में तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो इस तरह से इन रोड्स में अपने लिए पैदा करें और उनके लिए कोई रास्ता हो। जी ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, जरदारी साहब एक बहुत बड़े सियासतदान है, बड़े मंझे हुए सियासतदान है। अगर अपने घर में इस किस्म के उनको मसाइल दरपेश हैं तो फिर ऑप्शंस भी तो हैं। जो लूज अलायंस की बात हो रही है वो भी हो सकता है। क्या लगता है आपको, किस तरह से टैकल करेंगे इन मसाइल को? देखिए एक तो बात यह है, उनके बारे में तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि उनकी सियासत को समझने के लिए पीएचडी होना ज़रूरी है। तो जरदारी साहब बहुत दूरअंदेश आदमी हैं, बड़ा तजर्बाकार सियासतदान है और पाकिस्तानी सियासत के जो रमूज हैं, जो असरार हैं, मेरा ख्याल है कि उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, समझता नहीं है। बिल्कुल। और वो रास्ता निकालने के माहिर हैं। हाँ। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में रास्ता निकालने का गुर जानते हैं और वो गुरु हैं इस लिहाज से कि वो रास्ता निकाल लेते हैं। आज अगर बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि एक नौजवान की आदत पीपल्स पार्टी की वो इख्तलाफ कर रही है अपने वालिद से, तो ये इख्तलाफ जो है वो ख़ुद भी कह चुके हैं कि वालिद का एहतराम घर पर अपनी जगह, लेकिन सियासत में मैं पार्टी देखिए ये इख्तलाफ राय जो है ये पार्टी के अंदर, लेकिन हमें बहसीत पार्टी हमें ये देखना है कि बहसीत पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी को मजबूत रहना चाहिए। जितनी भी देखिए पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं और यही सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान की यकजहती को मजबूत बनाती है चारों सूबों के जरिए। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि सियासी जमातों के माबैन कम से कम इख्तलाफात हो और उनके दरमियान इत्तेहाद के इम्कानात ज़्यादा वसी होने चाहिए ताकि कोई भी लूज किस्म के उनके जो शराकत कारी है वो पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग देगी। ठीक है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर खलील साहब, तारिक चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे, शहजादा जुल्फ़िकार साहब मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। और नाज़रीन अभी तो है जाहिर है
तरह की सफ़बंदियाँ होंगी, मामलात आगे बढ़ेंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ ऐसी जमातों के साथ भी अलाइंस कर सकती हैं जो हमने भी सोचा नहीं होगा। बहरहाल आगाज़ है, आगे देखें कि किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं, फिर कुछ समझ में आने लगेगा कि सियासत जो है वो किस हैयत पे जा रही है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।